आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को फॉर्मली वेलकम करता हूं इंस्टीट्यूट के पैनल पर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया। और हमारी भी इंशाल्लाह हमेशा से यही कोशिश होती है, यही अप्रोच होती है कि आप लोगों का जो एक एतमाद और एक ट्रस्ट लेवल है, वो हमेशा हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी उसको कम करने की कोशिश नहीं करते। और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? उसको बढ़ाने की एक तरीका ये होता है कि हमारी जो कमिटमेंट होती है आप लोगों के साथ कंटेंट ऑफ द कोर्स को लेके या देकर, जो हमने अपनी सर्विसेज देने के हवाले से आपके साथ एक कमिटमेंट की होती है, तो इंशाल्लाह वो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस कमिटमेंट को 100% नहीं बल्कि 200% उसको पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में करते भी आए हैं, और अगर आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम उसको करते रहेंगे। तो आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग रैंक करते हैं, और ये सिर्फ एक दावा नहीं है। मेरे इस दावे की तस्दीक आप हमारे गूगल के आप पेज पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इस दावे की तस्दीक कर सकते हैं। आपको हज़ारों सैकड़ों आपको सक्सेसफुल स्टोरीज आपको स्टूडेंट्स की मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेसफुल स्टोरीज मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल स्टोरीज जो बनी हैं, इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी एक कोशिश रही है। और ये कोशिश में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे इदारे के जो सीईओ जनाब राय बशारत अली, ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड with having a 12 plus years experience in the corporate and taxation field, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के। और अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट की बात करूं, यहाँ पे आपके सामने हमारे जो मुख्तलिफ कोर्सेज के मुख्तलिफ मेंटोर्स हैं, उनका एक पोर्टफोलियो आपके सामने इस वक्त स्लाइड की सूरत में आ रहा है। और अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, तो जब आप हमारी वेबसाइट www.ict.edu.pk को विजिट करते हैं, तो आप इसके जब होम पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज का एक बटन आपको मिलता है। इस बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो डोमेन्स के अंदर कोर्सेज मिलेंगे। पहले कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फोकस कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज की एक लंबी लिस्ट है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस कोर्स को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे मेंटोर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंटोर अब्दाल शफकत साहब हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे। मेरा मकसद आपको इदारे का एक इंट्रो देना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने जिस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है, आपने जिस प्लेटफॉर्म पर अपने एतमाद का इजहार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट या छोटी सी एक अकेडमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा इदारा है। एंड वी हैव द 3 ब्रांचेस इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। लाइक हमारी पहली जो मेन हेड ऑफिस है इस्लामाबाद प्लॉट नंबर 63 I-10-3 में हमारा कैंपस मौजूद है। इसके साथ साथ हमारी दूसरी ब्रांच, हमारा दूसरा कैंपस लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद है। इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा कैंपस शारा फैसल कराची आयशा भवानी स्कूल के बिल्कुल अपोजिट सीजर टावर के 11th फ्लोर के ऊपर हमारा कैंपस मौजूद है। तो इस कोर्स की ऑडिट सिमुलेशन की अगर बात करें, तो इसकी फिजिकल क्लासेस हमारी इस्लामाबाद से इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट होंगी। और अब्दाल शफकत साहब भी इंशाल्लाह यहीं से इन क्लासेस को लाइव आप लोगों को डिलीवर कर रहे होंगे। और अगर हमारे कुछ ऐसी ऑडियंस, इफ दे आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी आउटसाइड द एरिया फ्रॉम द इस्लामाबाद, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से या पाकिस्तान से बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद होगी कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को जूम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज की क्लास का लिंक भी आपके साथ जूम में शेयर किया गया। और आज की क्लास बेसिकली हमारी एक डेमो क्लास हो रही होती है, ओरिएंटेशन क्लास इसको बोलते हैं। इस क्लास का मकसद होता है कि आप लोगों को हमारी क्वालिटी इंट्रोड्यूस करवानी, कि हम किस तरह से हम जो दावा करते हैं, क्या वो दावा वाकई हकीकत है या नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं कि सर आइए, पहले आप हमारी ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि आईसीटी जो दावा कर रहा है वो दावा बिल्कुल हकीकत है, तो देन यू कैन इनरोल फॉर दिस कोर्स। और अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, हमारे डोमेन में जो कोर्सेज आते हैं, तो पाकिस्तानी टैक्सेशन में हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं, एक लंबी लिस्ट। और इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल की बात करूं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल कोर्सेज भी डील कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर यूके अकाउंटेंसी का एक कोर्स आ रहा है। इसके साथ साथ यूके टैक्सेशन का कोर्स मौजूद है, कैनेडियन टैक्सेशन का कोर्स हमारे पास मौजूद है, सऊदी टैक्सेशन, यूएई, यूएसए। और अभी हम ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंसी का कोर्स भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। जीरो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम मुकम्मल इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जिन्हों में सवाल आता है कि यार ये इदारा पाकिस्तान में है और आप लोग इंटरनेशनल कोर्सेज क्यों ऑफर कर रहे हैं। तो सर देखें, इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब ये है
कि हम लोग पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेशनल आपको स्किल इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि बहुत सारी फर्म्स आपको पाकिस्तान में बैठ के आपको अप्रोच कर रही होती हैं, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल जो सर्विसेज वो फर्म्स ले रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक फर्म रजिस्टर्ड है और वो अमेरिका के अंदर अपने रिसोर्सेज को हायर कर रही है, तो वो उन रिसोर्सेज को वो पर आवर के हिसाब से या मंथली वो वेजेस जो उनको दे रहे हैं, इट विल बी $1000s। जबकि वही बंदा अगर एशिया के किसी मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से उन्होंने वही बंदा अगर हायर किया होगा तो उसको वो $100 भी देंगे। तो जब ये $100 हम पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे या अपनी करेंसी किसी और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस करेंसी को उसके साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी टू मच। तो हमारा भी फायदा हो जाएगा और उनकी भी जो कॉस्ट के ऊपर एक उनका एक कॉस्ट के ऊपर एक जो उनकी सॉरी रिसोर्सेज के ऊपर उनकी जो एक कॉस्ट लग रही होती है वो कॉस्ट भी उनकी सेव हो जाती होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा इदारे का पोर्टफोलियो है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने बता दिया। इंशाल्लाह मैं अब एक छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, इस दुआ के साथ इंशाल्लाह इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुरान पाक की एक आयत जिसका सलीस तर्जमा है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमारा शुरू से लेकर जब से इदारा हमारा इस्टेब्लिश हुआ है आज तक कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत के ऊपर, हर लफ्ज़ के ऊपर हमारा पूरा अकीदा और ईमान है और इस आयत से बड़ी मोहब्बत है। जब आप क्लास के डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल आपने क्लास नंबर 3 ज्वाइन की, उसके बाद क्लास नंबर 4 आपने स्किप कर दी और फिर जब आप क्लास 5 में आते हैं तो क्लास 3 और 5 का डॉट कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पाते जब तक आप क्लास 4 को नहीं लेते। तो उसका हमारा मैकेनिज्म ये है कि अगर आप किसी वजह से कभी कोई क्लास मिस कर लेते हैं तो आपके पास तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद होती हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आएँ तो आप कोशिश करें कि पुरानी सारी क्लासेस आप ज्वाइन करने के बाद फिर नई क्लास में आए ताकि आपको डॉट कनेक्ट करने में आसानी रहे और आपको किसी भी किस्म का ये ना लगे कि यार इस पॉइंट की या इस बात की मुझे समझ नहीं आई। तो चलें जी, नाउ आई वुड लाइक टू फॉर्मली वेलकम मिस्टर अब्दाल शफकत साहब के सर, प्लीज तशरीफ लाइए और इस कोर्स को बाकायदा तौर पर इस कोर्स का आगाज कीजिए जी। थैंक यू सो मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. As Sir have already introduced our institute to you guys, ICT Business School, Institute of Corporate and Taxation, ICT Speakers Club, ये different ventures हैं which comes under the umbrella of ICT. Just briefly मैं उसको टच अपॉन कर लेता हूँ. Under ICT we covers different international taxation, local taxation. उसके बाद we have ICT Business School जहाँ से हम CA, ACCA, Pearson and OTHM related programs offer करते हैं. Apart from that we have ICT Speakers Club जहाँ पे हम soft skills पे काम कर रहे होते हैं students के. उसके अलावा we have Trucinva Tech Solution which is a software house from where we provide different IT related services for example app development, web development. Apart from that we have Trucinva Quran Academy, we have Trucinva Health Solutions, Modern Institute of Technical Training, यहाँ से हम गवर्नमेंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेफ्टेक. उसके बाद वी हैव RBA प्रोडक्शन एंड बैको के नाम से एक लॉ फर्म है जो हमारे CEO उनको लीड कर रहे होते हैं. This was just briefly about our different ventures. अगर हम लोकेशन की बात करते हैं so currently we have offices in 3 major cities of Pakistan. इस्लामाबाद I-10 में हमारा एक कैंपस है and also we have campuses in Lahore and Karachi. Briefly मैं अपनी introduction करवा लेता हूँ. My name is Abdal Shafqat. By profession, I am a qualified CA and I am also a qualified ACCA. Apart from that, I have around 5 years of practical experience in an audit firm. उस audit firm का नाम है Grant Thornton Islamabad office. It is one of the big 10 audit firms in Pakistan. Apart from that, I have also completed my bachelor's from Oxford Brookes University, UK in 2024. Or currently, I am serving as the principal of ICT Business School.
ये ICT बिजनेस स्कूल मैंने ज्वाइन किया इन जून ऑफ 2026 एंड करेंटली वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन एंड फिजिकल CA एंड ACCA क्लासेस। यहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ अकाउंटिंग एंड ऑडिट। उसके अलावा आफ्टर क्वालिफिकेशन मेरा एक ड्रीम था कि मेरा अपना भी एक फर्म हो। सो इन जनवरी ऑफ 2026 आई रजिस्टर्ड माय ओन CA फर्म विद ICAP। उसका नाम है अब्दाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसमें मैं हूँ और मेरे साथ एक और भी पार्टनर है बाय द नेम ऑफ मोहम्मद रज़ा। एंड करेंटली हमारा जो ऑफिस है वो लोकेटेड है इन DHA इस्लामाबाद। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट माई सेल्फ। आई ज्वाइन CA बैक इन 2018 और 2 साल में आई कंप्लीटेड माई CA इंटर। सो 2021 में मैंने अपना CA इंटर कंप्लीट कर लिया था विद इन 2.5 ईयर्स। उसके बाद 3.5 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था ऑडिट फर्म से बाय द नेम ऑफ ग्रैंड थॉर्नटन एज आई मेंशन्ड अर्लियर। क्वालिफिकेशन के बाद आई स्टेड इन GT फॉर अबाउट 1 ईयर, जहाँ पे मैं सर्व कर रहा था एज एन असिस्टेंट ऑडिट मैनेजर। सो कम्युलेटिवली मेरा 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंसी है इन कोर ऑडिटिंग फील्ड। जो चीज़ मैंने 5 साल के अरसे में प्रैक्टिकली सीखी है, माय एफर्ट्स विल बी कि मैं उसको टाइमली, इफेक्टिवली एंड स्मार्टली आपको डिलीवर करूँ विद इन 2 मंथ्स। हमारा जो कोर्स है वो मैंने डिज़ाइन किया है 436 टोटल आवर्स, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि ऑडिट प्रैक्टिकली होता किस तरह है। बहुत से लोग चैंपियंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं बुकिश नॉलेज का। बुकिश नॉलेज विद ओनली हेल्प यू टू पास योर एग्जामिनेशंस, वो आपको एग्जामिनेशन पास करने तक हेल्प कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इक्वेशन इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, ब्रीफली मैं अपने ऑडिटिंग जर्नी की बात करता हूँ जो मेरी रही है विद GT इस्लामाबाद ऑफिस और उसके बाद थ्रू माय ओन ऑडिट फर्म अब्दाल एंड कंपनी। I have experience of almost all the sectors of Pakistan या around the world। जितनी भी sectors हैं जहाँ पे different companies operate करती हैं, I have experience in those। Briefly मैंने कुछ companies और sectors आपके सामने लिखे हैं। उसमें अच्छा, उसमें इफ वी स्टार्ट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो पाकिस्तान में 3 मेजर नाम हैं। PC होटल्स हैं, हाशवानी होटल्स हैं विच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैरियट होटल्स, और मोवेनपिक एक होटल है। सो आउट ऑफ द 3 main 5-star hotels, alhamdulillah I was the audit manager of Marriott hotel which comes under the umbrella of HHL Hashwani Hotels Limited। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम है मोबाइल इंडस्ट्री में रेडमी का, विच कवर्स अराउंड 10% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर करंटली इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर ऑन Xiaomi पाकिस्तान, जो एक ट्रेडिंग कंपनी है पाकिस्तान में। ये लोकली एक और कंपनी के थ्रू मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती हैं और ये आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीसेल कर रही होती है। जो मेरा कोर एक्सपीरियंस था इन 4.5 to 5 years, इट वाज इन द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज। पाकिस्तान में 4-5 मेजर नाम हैं जो ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक है OGDCL, एक है माड़ी। दे बोथ आर द लिस्टेड कंपनीज, दे आर द जायंट्स। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं विच आर प्राइवेट कंपनीज। उसमें एक बड़ा नाम है ओरिएंट पेट्रोलियम इंक, नंबर सेकंड इज ओरिएंट पेट्रोलियम PTY लिमिटेड, एंड thirdly जेवर पेट्रोलियम। ये तीनों हाशू ग्रुप के कंपनीज हैं। हाशू ग्रुप से मुराद है सदरुद्दीन हाशवानी विच इज वन ऑफ द 10 बिग नेम्स इन पाकिस्तान करंटली एज वेल। उसके अलावा पावर सेक्टर में मैंने क्लाइंट किया था, इट वाज बाय द नेम ऑफ मीरा पावर। ये कश्मीर में लोकेटेड है, दे मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। उसके अलावा LPG मार्केटिंग कंपनी में एक क्लाइंट मैंने किया था OPI गैस के नाम से।
एलपीजी आपको पता होगा, एक गैस है, एक एलपीजी है, इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। उसके अलावा आईटी सेक्टर में मैंने मल्टीपल कंपनीज का ऑडिट किया है, बट आई जस्ट मेंशन टू। उसमें एक है कीस्टोन कंसल्टिंग एंड एक है जोन्स आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज क्या करती हैं कि जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में इनकी एक्सपर्टीज थी। उसके अलावा मल्टीपल एनजीओज मैंने किए हैं, उसमें एक नाम है तुर्क मारिफ फाउंडेशन, जो पाक तुर्क स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, अराउंड 25 to 30 स्कूल्स हैं उनके। इट इज़ रजिस्टर्ड एज एन एनजीओ। उसके अलावा एक साइट सेवर्स इंटरनेशनल एक कंपनी थी जो यूके बेस्ड एनजीओ थी, जो कैटरेक्ट सर्जरीज को फैसिलिटेट करती है और फंड करती है पाकिस्तान में लोकली। उसके अलावा एक चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से एक एनजीओ थी जो हेल्प आउट करती है, जो माइनॉरिटी क्रिश्चियंस कम्युनिटी है उनको पाकिस्तान में, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स थे, वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वाह नोबल केमिकल्स लिमिटेड। वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक्सप्लोसिव बनाती है, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सो ये डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स, गन्स, बुलेट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना रही होती है पाकिस्तान आर्मी के लिए एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट। और उसके बाद वी हैव कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पाकिस्तान में वहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी है जो डिफरेंट रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह 5 years I have spent and I have worked around diverse sectors of Pakistan and initially या करंटली मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि प्रैक्टिकली मैं आपको एक ऐसी कंपनी का ऑडिट रिक्रिएट करूं so that you would be able to डू ऑडिट ऑफ एनी ऑफ द सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर लूंगा कि ऑडिट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिर्फ रेवेन्यू साइकिल होता है वो डिफरेंट होगा। उसके अलावा हर एक कंपनी के पेएबल्स भी होंगे, हर एक कंपनी के रिसीवेबल्स भी होंगे, हर एक कंपनी के पीपीई भी होंगे, इन्वेंट्री भी होगी। जो एक चीज जो बाइफरकेट करती है हर एक सेक्टर को या हर एक कंपनी को फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री, इट इज देयर रेवेन्यू साइकिल, कि किस तरह वो कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रही है। अच्छा, प्रैक्टिकली मेरा एक सवाल है, यहाँ पे हमारे पास दो इंडिविजुअल्स भी बैठे हैं। मिस, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑडिट में या आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग में है? बट अकाउंटिंग बैकग्राउंड बैकग्राउंड है आपका, आपने बैचलर्स किया है? ओके। और कितने पेपर्स आपके पास हैं? ओके, सो स्किल्स लेवल आपने स्टार्ट किया है एंड हैव यू अपेयर्ड इन ऑडिट पेपर और नो? अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, ऑडिट के बारे में आपने जितना सुना है, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको मैंने हायर किया है अपने ऑडिट फर्म में और मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आपने कल XYZ कंपनी पे जाना है और आपने ऑडिट स्टार्ट करना है, तो आपके जहन में क्या आएगा कि आप सुबह 9 बजे पहुंच गए, ऑडिट क्लाइंट के प्रेमिस पे आप बैठ गए, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जी सर। इसमें जो वेट उसमें नोटिस स्टार्ट के तरह तो के डिफाइन की हुआ तो इंडिविजुअल बता कि we have to say कि हम क्या करेंगे एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी, वो जो उस कंपनी है जो भी हमने डिस्कस कर जो स्टेटस है जी, पब्लिक है प्राइवेट है या व्हाटएवर, वो उसके मुताबिक हम चलेंगे। फिर वो जो आज के मुताबिक हम अपना वर्क प्लान को डिफाइन करें कि हमें ये चीजें चाहिए तो यहाँ हम पे फोकस करें, तो उस तरह से हम ये चीजें। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ऑडिट में डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सो एक बंदे को ये लगता है अकाउंटिंग के टाइम पे कि पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, फिर स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। हमारे जहन में एक लीनियर अप्रोच है, बट प्रैक्टिकली जो हम बुक्स में जिस तरह पढ़ते हैं ऑडिट, प्रैक्टिकली उस तरह
नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट हो रहा होता है। उस पर मैं इसके बाद टच अपॉन भी कर लूँगा, बट अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक है स्टडीइंग ऑडिट। कोई ACCA का बच्चा है सो वो एफएड पढ़ रहा है, कोई CA KF का बच्चा है सो वो ऑडिट एंड एश्योरेंस KF 8 है आई बिलीव पढ़ रहा होगा। बैचलर्स वाला बंदा जो है ना ऑडिट के डिफिनीशंस याद कर रहा होगा, व्हाट इज ऑडिट, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट, लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, रिव्यू एश्योरेंस क्या है, स्टैंडर्ड्स वो याद कर रहा होगा, वो ऑडिट प्रोसीजर्स रट रहा होगा। उसके अलावा वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो है ना बार बार सिनेरियोस के फॉर्म में सॉल्व कर रहा होगा। बट ऑल these skills will ultimately help you to only pass your exams. Practically आपने या मैं 5 साल क्या किया है, ऑब्वियसली याद करने में हेल्प कर लेगी, बट when you will reach the client for the first time you will be बिल्कुल हैंग्ड कि अभी मैंने तो पढ़ा था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है मैंने बैंक को, अब वो टाइम आ गया तो अब मैं किससे बात करूं, किस तरह भेजनी है, फिजिकली डिलीवर करनी है, ईमेल करनी है, कुरियर करना है। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना सीखना होगा, और इंशाल्लाह इस 2 मंथ्स में इसके एंड पे यू विल बी इनेबल और यू वुड बी एबल कि आप जितनी भी हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई कर रहे होंगे फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम्स। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करना सीखे नहीं है, हमने सिर्फ मेमोराइज करना सीखे हैं, याद किए हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसीजर्स को डिजाइन किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कस्टमर है जिससे हमने 100 मिलियन रुपीज लेने हैं। हमने बुक्स ये पढ़ा है कि उसको एक कंफर्मेशन भिजवा दो, आपको वो बैलेंस कंफर्म कर लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट डे पे पहुंच गए, क्या आपको पता है कि ये जो 100 मिलियन बैलेंस है ये कितने कस्टमर से मैंने रिसीव करना है? नंबर 2, क्या आपको पता है कि कितने कस्टमर्स को मैंने कंफर्मेशन भेजनी है? अगर कंफर्मेशन भेजनी भी है तो एक टेक्निकल टर्म मैं टच अपॉन कर रहा हूं, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी है या नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी है। कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, अब क्या करना है? हमने तो बुक्स में एग्जाम में लिखा था कि कंफर्मेशन भेज दो, द ऑडिटर शुड सर्कुलेट कंफर्मेशन। अभी आप वही ऑडिटर हो, ये प्रैक्टिकल जो कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूं इसमें यू विल बी द पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम। वहां पे आप ऑडिट जूनियर होंगे, उसके बाद हो सकता है सेकंड टास्क में आप ऑडिट सेमी सीनियर बन जाए, फिर थर्ड टास्क के बाद आप ऑडिट सीनियर बन जाए, एंड इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स यू विल बी एबल कि आप किसी भी वर्क पेपर को, किसी भी जूनियर के काम को एफिशिएंटली रिव्यू कर ले। दैट्स द अल्टीमेट एम ऑफ दिस कोर्स। आपने कंफर्मेशन भेज दिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया लेकिन उसने बैलेंस ही डिफरेंट कंफर्म कर लिया, अब क्या करना है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रहा है कि हम पढ़ते हैं IS 36 में इम्पेयरमेंट। हमारे जहन में ये है कि जब भी कोई मशीन सही ऑपरेट नहीं कर रहा होगा तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लो। अब प्रैक्टिकली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना थ्योरी में तो ये है कि आप उसकी कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो उतनी अमाउंट से आप इम्पेयर कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली जो अभी मैंने एक क्लाइंट बताया था ऑयल एंड गैस का, उस पे जब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने लग गए सो इट टुक अस अराउंड 2 वीक्स कि हम जो है ना सिर्फ प्रोजेक्शंस बनाए कि इन वेल से फ्यूचर में कितना ऑयल हमने सेल करना है, कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, उसको फ्यूचर कितने डॉलर्स पे बेचना है, फ्यूचर में डॉलर रेट क्या होगा, फ्यूचर में हमारी इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, हमें डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है, कितने ईयर्स पे उसको प्रोजेक्ट करके फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है।
टेक्निकल टर्म्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली आपको ऑडिट सिखाऊंगा तो मैं इस पर्सपेक्टिव से सिखाऊंगा कि आपको ऑडिट का कुछ भी नहीं पता, आपने ऑडिट नहीं पढ़ा, उसकी आप टेंशन ना लें। हम एविडेंस को एग्जामिन करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट लाइन आइटम्स को वेरीफाई करना। नॉर्मली हम ऑडिट फर्म में जो जूनियर आता है उसको एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन पे लगा लेते हैं कि जो जनरल लेजर में रिकॉर्ड हुआ है उसको कंपेयर करो इनवॉइस के साथ। वो अमाउंट्स को कंपेयर कर रहा होता है कि अच्छा इधर 20 लिखा है, हाँ जीएल में भी 20 है। प्रैक्टिकली मैं एक ऑडिट का रिव्यू कर रहा था, एक इंगेजमेंट थी, जहां पे मुझे पता चला कि बच्चे ने तो मुझे गो हेड दे दिया कि जबरदस्त, वाउचिंग इज 100% एक्यूरेट। लेकिन जब मैंने उस एविडेंस को थोड़ा और नजदीक से देखा तो वो इनवॉइसेस कंपनी के नाम आ रहे थे, लेकिन वो पिछले साल वाले इनवॉइसेस थे। सो मतलब आप, ये सिर्फ एक एंगल से मैं आपको बता रहा हूं कि एविडेंस को इवेल्युएट किस तरह करना है, एग्जामिन किस तरह करना है। फिर वर्क पेपर्स क्या होते हैं? थ्योरी में तो हमने वर्क पेपर्स कभी डिजाइन नहीं किए कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो लाइन आइटम्स होते हैं उस पे हम कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर्स के बाद जो हमारे पास एविडेंस आता है उसको हम एक जगह कलेक्ट करते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम एक ओपिनियन बिल्ड अपॉन करते हैं जो बेस करेगी हमारी एविडेंस पर। ओपिनियन जो हम बिल्ड करेंगे वो सपोर्ट करेगी एविडेंस है। सो जस्ट ब्रीफली मैंने अभी क्या बताया कि एक है स्टडीइंग ऑडिट। आप आइजास की जीते होंगे, चैंपियंस होंगे, लेकिन देर इज 100% चांस कि अगर आपने प्रैक्टिकल ऑडिट नहीं किया तो आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। और एक इनफैक्ट एक और भी चीज मैंने ऑडिट फर्म में नोटिस की है, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑडिट परफॉर्म करना आता है, उनको प्रोसीजर जो है ना अप्लाई करना आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो प्रोसीजर मैं परफॉर्म कर रहा हूं उससे मेरा कौन सा रिस्क एड्रेस हो रहा है। मतलब अगर आपकी थ्योरी वीक होगी सो बिल्कुल आप ऑडिट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लोगे, लेकिन अगर रिव्यू में आपसे मैनेजर पूछ ले, एंगेजमेंट पार्टनर पूछ ले, अच्छा आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने बैंक को कंफर्मेशन भेज दी, सो क्या इससे एक्स वाई जी रिस्क एड्रेस हो गया? आपको तो सिर्फ ये बताया कि बैंक के लिए मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, वहां से बैंक का रिस्पॉन्स आ जाएगा और बैंक स्टेटमेंट को मैंने कंपेयर करना है बैंक कंफर्मेशन के साथ और मैंने वर्क पेपर पे लिख लेना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रीच हेंस नो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म। आपने ये किस तरह डिटरमिन कर लिया कि कंपनी जो एक बैंक अकाउंट शो कर रही है क्या वाकई कंपनी के पास एक ही बैंक अकाउंट है? सो मतलब इट गोज बोथ वेज, इट इज अ डबल एजेड सॉर्ड। इफ यू आर गुड इन थ्योरी, जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकली भी अच्छे होंगे। इफ यू आर गुड इन प्रैक्टिकल देयर इज अ बिग चांस कि आप थ्योरी में वीक होंगे। अच्छा, व्हाट इज ऑडिट सिमुलेशन? मैंने थोड़ा इस पे टच अपॉन भी किया है, बट जस्ट टू एलेबोरेट अपॉन इट, मैं क्या करूंगा, जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है मेरे जहन में ये है कि एक रियल लाइफ कंपनी हम उठाएं और स्क्रैच से हम स्टार्ट करें कि मैं अगर क्लाइंट हूं और आप अगर ऑडिटर हो और अगर आप मेरे पास आते, सो ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर्स किस किस स्टेज ऑफ ऑडिट पे किस तरह परफॉर्म करेगा। सो मतलब मैंने ये कहा है कि मैं आपको स्टैंडर्ड्स भी पढ़ा लूंगा थ्योरी में, लेकिन मैंने आपको चैंपियन बनाना है प्रैक्टिकल ऑडिट करने में। फॉर एग्जांपल ऑडिट सिमुलेशन में जस्ट ब्रीफली मैं बता दूंगा कि सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, रिस्क आइडेंटिफाई करता है। रिस्क क्या है, फिर से मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा लेकिन आपने डरना नहीं है। द चांसेस ऑफ एनी एरर, एक एरर होने का चांस, मेरे ख्याल से उसको मैं फिलहाल कह रहा हूं कि एक जगह पे रिस्क है। एक दफा मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, उसको मैं फिर लिंक करूंगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका स्टॉक बिक नहीं रहा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि उसके पास जो स्टॉक है उसको हमने एनआरवी टेस्टिंग करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्टॉक ओवर स्टेटेड है।
सो मतलब एक रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। इसके बाद मैं आप टच अपॉन करूंगा कि हम ये रिस्क आइडेंटिफाई किस तरह करना है। एग्जाम में तो आपको बता दिया जाएगा कि यार एक कंपनी है, उसके पास इतना स्टॉक है और इतने दिनों से ये सेल नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल ये आपने सारा काम खुद करना है। आपने को किसी एग्जामिनर ने नहीं बताना कि ये कंपनी है, इसका इतना इतना स्टॉक इस प्रेमिस पे पड़ा है और इतने दिनों से ये सेल आउट नहीं हुआ। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कंपनी है जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लोकली सेलिंग कर रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम वो एक्सपोर्ट्स भी कर रही हैं डॉलर्स में। तो मैं कहूँगा कि अच्छा, ये इस चीज का रिस्क है कि हो सकता है कि जो मेरे रिसीवेबल बैलेंसेस हों वो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं हुए हों। एक दफा मैंने वो रिस्क आइडेंटिफाई किया, तो अब मैं क्या करूंगा, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उस पे मैं प्रोसीजर्स डिजाइन करूंगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मेरे पास कुछ एविडेंस कलेक्ट होगा और उन एविडेंस की रिजल्ट्स पर मैं क्या करूंगा, एक रिपोर्ट की फॉर्म में एक ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूँ। सो ऑडिट सिमुलेशन दिस विल बी 100% प्रैक्टिकल। थ्योरी भी मैं ऑब्वियसली मुझे समझानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस माइंडसेट से पढ़ाऊंगा कि यू डोंट नो थ्योरी एज वेल। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट सिमुलेशन से मुझे फ़ायदा क्या होगा। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन विच यू शुड बी आस्किंग मी। अगर मैं ACCA और CA स्टूडेंट्स की या ट्रेनिंग्स की बात करूं, स्टूडेंट्स वो लोग जो अभी स्किल्ड लेवल में हैं या CA में कैफ लेवल में हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं अपना करियर बिल्ड ऑन करूं ऑडिट फील्ड में। सो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विद इन 2 मंथ्स जो बच्चा जीरो से स्टार्ट लेगा ऑडिट फॉर्म में, यू विल बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ हिम। सेकेंडली, आपको 2 मंथ्स में पता भी चल जाएगा कि इज दिस फील्ड रियली फॉर मी और नो, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग 3.5 years समवेयर, सो यू शुड बेटर टेस्ट द वाटर, किया क्या ये फील्ड मेरे लिए है भी या नहीं। सेकेंडली, एक बच्चा है CCA का, CA का, KF लेवल का है, स्किल्स लेवल का है, एंड ही वांट्स टू अपेयर इन एनी इंटरव्यू। सो प्रैक्टिकली पार्टनर जो है ना, कभी कभी वो प्रैक्टिकल सवाल भी पूछ लेते हैं जो ऑब्वियसली बुकिश नॉलेज से थोड़ा हटके होगा। सो दिस ऑडिट सिमुलेशन कोर्स विल हेल्प यू टू बी वेल इक्विप्ड एंड प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस। अच्छा, अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो CA का है या ACCA का है और उसने 3.5 साल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। फॉर एग्जाम्पल ACCA में 3 years है, CA में 3.5 years है। उसके आर्टिकल फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है किसी इंडस्ट्री से हैं जहां पे उसने फाइनेंस फंक्शन में काम किया, इंटरनल ऑडिट में काम किया, टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया, एडवाइजरी डिपार्टमेंट में काम किया, एंड नाउ ही बिलीव्स के पाकिस्तान से बाहर जाने का जो गोल्डन टिकट है इट इज ऑडिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। सो वो चाह रहा है कि मैं प्रैक्टिकली ऑडिट इतना सीख लूं कि मैं इंटरव्यूअर को कन्विंस करूं कि मुझे प्रैक्टिकली ऑडिट आता है। ऑब्वियसली ये भी एक दो कंपनीज का आप मेरे साथ जो है ना प्रैक्टिकली ऑडिट करोगे, सो यू विल नो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुछ गैप हैं, बट इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 ऑडिट्स वो गैप भी हम फुलफिल कर लेंगे। सो एक वो बच्चा जो स्टूडेंट है और एक वो बच्चा जो ट्रेनी है और उसने 3 साल के आर्टिकल्स भी कंप्लीट किए हैं एंड नाउ ही वांट्स टू मूव अब्रॉड, या ही डजंट वांट टू मूव अब्रॉड लेकिन वो लोकली ऑडिट फर्म में अब वो स्विच होना चाहता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड बन रहा है BPOs का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि एक UK बेस्ड फर्म है वो पाकिस्तान में एक बैक ऑफिस ओपन कर लेगा और वो यहाँ पे लोकली ऑडिटर्स अकाउंटेंट्स हायर कर लेगा। सो उसका हेल्प क्या होगा UK बेस्ड कंपनी को, दे दे विल बी एबल टू सेव कॉस्ट। लोकली क्या फायदा होगा कि दे विल बी अर्निंग इन डॉलर्स और पाउंड। ये स्पेसिफिकली 2-3 एडवांटेजेस मैंने बताए हैं फॉर CA एंड ACCA ट्रेनीज एंड आल्सो स्टूडेंट्स। हमारे बैचलर्स से जो ग्रेजुएट्स हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में, देर आर मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज ओनली इन इस्लामाबाद जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर करती हैं। सो जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, अनफॉर्चुनेटली।
और उससे फिर वो 2-3 मंथ्स जो है ना अनपेड इंटर्नशिप करवाते हैं, उसके बाद जो है ना उसको ऑफर करते हैं रोल। तो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइनेंस ग्रेजुएट्स कि अगर आप प्रैक्टिकली ऑडिट सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू एनरोल इन दोज बैक ऑफिसेस, सो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर्स जो चाहते हैं कि हम स्विच करें एक्सटर्नल ऑडिट में, या अपने स्किल्स जो है ना ऑडिट के और भी ज़्यादा इक्विप करें कि यार एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है ना वो किस तरह वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जो मेरी लर्निंग है उसमें और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि उस गैप को भी वो फुलफिल करें। एक वो लोग जो हमसे तंग होते हैं, अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस स्टाफ, जब हम कंपनीज में जाते हैं सो ये लोग कहते हैं कि यार ऑडिटर्स फिर से आ गए, ये अब फिर से जो है ना हमें छोड़ेंगे नहीं, 1-2 महीने यहाँ बैठ के हमारा सर कपा रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इतने इक्विप्ड होते हैं डेली रूटीन में कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि ऑडिटर्स को स्मार्टली डील किस तरह करना है। सो ये ऑडिट सिमुलेशन के बाद यू विल बी एबल टू नो कि यार ड्यूरिंग द ईयर मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चरली किसी फोल्डर में अरेंज करने थे, ताकि जिस दिन ऑडिटर आए मैं पूरा का फोल्डर उनको प्रोवाइड करूं और मेरी जो है ना जान छूट जाए। हमारा एक ही सवाल होता है क्लाइंट से, 100 मिलियन का रिसीवेबल है, इसका हमें पार्टी वाइज ब्रेकअप दे दें कि मतलब कितने पार्टीज हैं, अच्छा क्रेडिटर्स हैं 1 बिलियन की, हमें पार्टी वाइज ब्रेकअप दे दें। सो अब एक साल में 1 लाख ट्रांजेक्शन हुए होंगे, वो ऑडिट अकाउंटेंट बेचारा जो है ना वो मैन्युअली फिर अनलेस एंड अनटिल ही हैज अ गुड ईआरपी सॉफ्टवेयर, अगर उसके पास सैप है ओरेकल है तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, अदरवाइज वो बैठ जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अकाउंटेंट्स को मैं बताऊं कि कौन से सवालात का आप जवाब देंगे ऑडिटर्स को, और कौन से सवालात का आप कह सकते हैं कि यार ये आपके स्कोप से ही बाहर है। सो उनकी भी लाइफ में आसान करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हमारे पास कोई है जो अकाउंटेंट या फाइनेंस टीम में करंटली काम कर रहा है? काइंडली अपना हाथ उठाए ताकि मैं भी देख लूं कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। वलीद सुलेमान, अच्छा गुड, जबरदस्त। शिराज अल्ताफ, परफेक्ट। चलो काफी लोग हैं, अच्छा 6 लोग 7 लोग, चलो गॉट इट। आपका पॉइंट आ गया, 8 लोग हो गए। लेट मी प्रोसीड। ये एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर आप एक अच्छे ऑडिटर बनना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड अकाउंटेंट। एक एग्जांपल है मेरे उस्ताद दिया करते हैं कि एक जादूगर वो होता है जो जादू करता है, एक जादूगर वो होता है जिसके पास जादू करने का तोड़ होता है। सो आपके हिसाब से कौन सा जादूगर जो है ना अच्छा जादूगर होगा? जी सर। ऑब्वियसली जिसके पास जादू का तोड़ है। सो मतलब अगर आपको अकाउंटिंग आती ही नहीं है, इफ यू डोंट नो द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आप एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एंट्रीज के बाद उन एंट्रीज से जनरल लेजर नहीं बना सकते, जीएल को ट्रायल बैलेंस से लिंक नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस को 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है और नोट्स है, अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप और क्या करोगे? जिस चीज की वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको भेजा है, आप वो काम खुद ही नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो सीखो, उसके बाद आप जादू के तौर के लिए आ जाओ कि कहो कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और ये इस तरह रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये एक डिपार्चर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, या जिस तरह बननी चाहिए थी उस तरह ये नहीं बनी, उसमें कोई गलती है। इवन दो माई कोर्स टाइटल क्या है, ऑडिट सिमुलेशन, बट आई वुड लव कि मैं आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊं स्क्रैच से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आता है प्रॉपरली ऑटोमेटेड, कि आप जीएल में एंट्री रिकॉर्ड करोगे और उससे डायरेक्टली फाइनेंशियल्स एक्सेल में आपके लिंक होंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, और ट्रायल बैलेंस लिंक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पास। ये मैं एक एडिशनल चीज आपको सिखा रहा हूँगा इन दिस ऑडिट सिमुलेशन, इवन नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द
सिलेबस। अच्छा जी, दो लोग कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आते हैं। अच्छा, स्विफ्टली मूविंग ऑन। ऑडिट सिमुलेशन में आप क्या क्या चीज सीखोगे? जस्ट ब्रीफली, मैंने 4 स्टेजेस ऑफ ऑडिट आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट स्टेज वो होता है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का, उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग स्टेज होता है, उसके बाद जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया होता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सेज तैयार कर रहे होते हैं, एंड फाइनली वी हैव द कंप्लीशन एंड रिव्यू स्टेज। इस ऑडिट सिमुलेशन में मैं आपको प्रैक्टिकली खड़ा करूंगा इन द शूज ऑफ एनी जूनियर अकाउंटेंट, और एक टास्क मैं परफॉर्म करूंगा और वही टास्क मैं आपको सेपरेट कंपनी का एज अ होमवर्क दूंगा, और हम एक ऑडिट फाइल बनाएंगे फुल फ्लेज फ्रॉम A to Z, जिसमें हम 4 फोल्डर्स बनाएंगे और हर एक फोल्डर के दरमियान एक सब फोल्डर बनाएंगे, और जितने भी वर्क पेपर्स मैंने लिखे हैं हर एक वर्क पेपर में पहले आपको प्रैक्टिकली बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद आपसे भी एक दफ़ा वो मैं बनवाऊंगा, और बनाने के बाद मैं वो खुद रिव्यू कर रहा हूँ। जस्ट ब्रीफली उन वर्क पेपर्स को मैं टच अपॉन कर लेता हूँ, उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे वो मैं एड्रेस कर लूंगा इंशाल्लाह। किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, अभी मैं शायद हो सकता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल करूं, लेकिन आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको मैं जो है ना आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं। आप, मेरा ऑडिट फर्म है अब्दाल एंड कंपनी, मैं किसी भी ऑडिट क्लाइंट को वेलकम कर लूंगा कि आ जाओ मैं आपका ऑडिट एक्सेप्ट करता हूँ, कर लूंगा पैसों की बेस पर, कि मैं आपको 10 मिलियन दे रहा हूँ, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा। मेरा भी एक रेगुलेटर है इन द नेम ऑफ ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैं ऑडिट करता हूँ वो मेरा ऑडिट करेगा। इसी तरह एक और बॉडी है जिसका नाम है AOB, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, वो मेरा ऑडिट करेगा। स्टेट बैंक भी कर सकता है, FBR भी कर सकता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि हर एरे गैर क्लाइंट को मैं वेलकम ना करूं, पहले मैं कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले। क्या वो क्लाइंट किसी इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है? क्या वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है? थ्योरी एग्जाम में तो आपको दिया जाएगा कि ये इसका शेयर होल्डर मिस्टर XYZ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे कि मैं इसका एंगेजमेंट वैन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये इंफॉर्मेशन लेना ही मेन काम है किसका? ऑडिटर का। उसके लिए उसने थोड़ी मेहनत करनी है, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कि जो क्लाइंट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्या उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल तो नहीं है। सेकेंडली, क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं भी कि इस कंपनी का मैं ऑडिट करूं। इसके साथ मैंने अपनी इंडिपेंडेंस भी देखनी है कि क्या मैं उस क्लाइंट से इंडिपेंडेंट भी हूं या नहीं। इंडिपेंडेंस के लिए, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए कौन से वर्क पेपर्स बनते हैं? मेनली 3। एक तो ये है कि उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका मैं एक बैकग्राउंड चेक परफॉर्म करूं गूगल की थ्रू, ठीक है, नादरा की थ्रू, कि क्या उनकी रेपुटेशन थोड़ी डाउटफुल तो नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, जो उनका प्रीवियस ऑडिटर था उनको मैं एक लेटर लिख सकता हूँ कि ये ऑडिट आपकी तरफ से आया है, आप काइंडली मुझे बताएं क्या मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं। वो मुझे गाइड करेगा। जो प्रीडिसेसर ऑडिटर होगा उसके साथ प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन किस तरह होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कंफर्मेशन लिखता किस तरह हूँ, उसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो उस पर मैं क्या करूँगा, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये शायद आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम जब ऑडिटर आएगा, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास क्लाइंट आएगा, तो मैं कम्युनिकेशन किस तरह करूंगा प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ। एक बैकग्राउंड चेक मैंने परफॉर्म कर लिया, एक मैंने प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी कंफर्मेशन ले ली, उसके अलावा भी मैं कुछ काम करूंगा। ये जब हम कोर्स पढ़ेंगे उसमें मैं एक्सटेंसिवली उसको डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन उसके अलावा इंडिपेंडेंस के लिए मैं क्या करूंगा कि अपने फर्म में
मैं किस तरह इंश्योर करूंगा कि इस क्लाइंट से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जो हम 5 थ्रेट्स पढ़ते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, क्या इस तरह कोई थ्रेट तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इंडिपेंडेंस के लिए किस तरह चेकलिस्ट बनता है, किस तरह हम इंश्योर करते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लाइंट, ये सारी एक्टिविटीज फॉल कर रही हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में। उसके बाद मैं एंगेजमेंट लेटर जब साइन करूंगा, तो आपने तो सिर्फ थ्योरी में पढ़ा होगा कि एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट को डालना जरूरी होता है, किस कंपोनेंट को हम ओमिट भी कर सकते हैं, उसका अपना एक पिट फॉर्मेट भी होता है जिसमें नॉर्मली ऑडिट फर्म्स थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ वर्क ऑडिटर का क्या है, अच्छा जो फॉर्म फॉर्म एंड कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, किस फॉर्म या कौन से फॉर्मेट पे मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ। सो वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि हो सकता है कि एनजीओ पे जो मैं इंगेजमेंट लेटर दे रहा हूँ वो डिफरेंट हो, प्राइवेट कंपनी पे दे रहा हूँ वो डिफरेंट हो, किसी फंड के लिए मुझे ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो उस पर डिफरेंट हो। तो प्रैक्टिकली ऑडिट इंगेजमेंट लेटर्स होती किस तरह है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स डालने जरूरी है। उसके बाद मटीरियलिटी, सुना है नाम या नहीं बस, मटीरियलिटी नहीं सुना। मटीरियलिटी होती क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑडिट का। इस ही की बेसिस पर हम डिटरमिन करते हैं कि मैंने कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, मैंने कितना काम करना है। मतलब ये मुझे बताता है कि हाउ मच वर्क इज सफिशिएंट। मटीरियलिटी में किस बेसिस पर निकालूंगा, कौन सा बेंचमार्क में यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल एसेट्स यूज करूंगा, प्रॉफिट यूज करूंगा। एग्जाम में आपको प्रैक्टिकली नॉर्मली दिया होगा कि आप मटीरियलिटी निकालें प्रॉफिट की बेसिस पर। मैं एक्सप्लेन करूंगा मटीरियलिटी है क्या, आपने घबराना नहीं है। अच्छा आप एसेट्स की बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, आप सेल्स की बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मैं कौन कौन से फैक्टर्स को देखकर अपनी मटीरियलिटी सेट करूंगा। मटीरियलिटी भी डिसाइड करेगी कि मेरा स्कोप ऑफ वर्क कितना होगा। मैंने प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली, अब मैं आ गया रिस्क असेसमेंट पर। रिस्क असेसमेंट में अभी ये देख रहा हूं कि कहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पे एरर, मिस्टेक्स या फ्रॉड हो सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूंगा और उस पर एक वर्क पेपर बनाऊंगा कि एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उस पर कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल एंड गैस का भी क्लाइंट किया है और मैंने पावर सेक्टर का भी क्लाइंट किया है, उन दोनों पे लॉज एंड रेगुलेशंस डिफरेंट अप्लाई हो रहे थे। मैं ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप भी देखूंगा और गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी देखूंगा। ये मैंने ऑलरेडी देख भी लिया होगा क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले, लेकिन इस स्टेज पे मैं क्यों देख रहा हूं कि मेरे इदारे के शेयर होल्डर्स कौन है और उन शेयर होल्डर्स ने कौन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है जो कंपनी को करंटली मैनेज कर रहे हैं, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि मेरे रिलेटेड पार्टीज मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। रिलेटेड पार्टीज मतलब जो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स होंगे या मेरा फादर होगा या कंपनी का कोई सन होगा, सिंपल। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि एक कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स हों और किसी और कंपनी में, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का भी कोई डायरेक्टर है और किसी और कंपनी का भी कोई डायरेक्टर है, और एक ही कंपनी की इन्वेस्टमेंट है दोनों कंपनीज में, तो क्या होगा, उससे मेरा रिस्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरी किसी और, सिंपल कर लेते हैं, मैं कंपनी ए हूं, ये कंपनी बी है, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में और 20% से ज्यादा है तो वो कंपनी मेरी एसोसिएट बन जाएगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है 50% से ज्यादा तो मेरी वो सब्सिडरी बन जाएगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है 20% से कम तो क्या होगा, मैं अकाउंटिंग करूंगा लेकिन वो एक और स्टैंडर्ड है IFRS 9, वो मेरी सिंपल फाइनेंशियल एसेट कहलाएगी। थोड़े टेक्निकल टर्म्स मैं सॉरी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। सो जब तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा कि कंपनी है क्या,
कंपनी के कितने कितने और जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हो सकता है कि जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की होगी डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो गलत भी हो सकती हैं। सो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूं कि व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग। उसके बाद मैं बिजनेस प्रोसेस की फुल फ्लेज ए टू जी अंडरस्टैंडिंग जब लेता हूं तो उसको मैं एक जगह पे डॉक्यूमेंट करता हूं कि उस कंपनी का सेल्स प्रोसेस क्या है, उस कंपनी का परचेजेस का साइकिल क्या है, पेरोल किस तरह प्रोसेस होता है, अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता हूं तो उसकी जो है ना क्या साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल हर एक बिजनेस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट परचेज साइकिल, तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोटेशंस लूंगा। कोटेशंस के बाद मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगा। परचेज ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे पास जो स्टॉक है वो मेरे गोदाम में आएगा, वेयर हाउस में आएगा। वेयर हाउस में आने के बाद एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा जिसका नाम होगा गुड रिसीट नोट। उसके बाद एक इनवॉइस आएगी सप्लायर की कंपनी से। उसके बाद कोई बंदा उस इनवॉइस को जीएल में एंटर कर रहा होगा। ये जितनी भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस प्रोसेस में, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँगा। क्यों? ताकि मैं ये देख लूं कि यार किसी जगह पे कोई लूप होल या कोई डिफिशिएंसी तो नहीं है। क्या कंपनी के जो अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या वो स्ट्रांग हैं या नहीं। कंट्रोल्स में फिर से एक और थोड़ा मुश्किल वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो अपना चेक एंड बैलेंस है क्या वो इतना रोबस्ट है कि किसी जगह पे डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होंगे ना इस प्रोसेस में। ठीक है, सो अगर कोई चांस है कि यार दो तीन लोग खुद ही मिल जाएं और वो खुद ही जो है ना परचेजेस प्लेस करे और आगे जो है ना कोई सप्लायर हो ही ना और कंपनी से जो है ना वो पैसे रूट आउट हो रहे हो, स्टॉक भी अंदर नहीं आ रहा हो, सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि इंटरनल कंट्रोल्स सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि यार इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले कंपनी की अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंट के बाद उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना कि क्या हर दफा जब पेमेंट होती है तो एक्स वाई जी एंड ए बी सी बंदा उसको ऑथराइज करता है। ये डिफरेंट कंट्रोल हो सकते हैं। क्या एक ही बंदा जो परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्या वही बंदा कोटेशंस भी कॉल आउट कर रहा है। ठीक है, क्या वही बंदा जो स्टॉक रिसीव कर रहा है वही बंदा जो है ना सिस्टम में एंट्री भी रिकॉर्ड कर रहा है। सो हम डिफरेंट कंट्रोल्स अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रैक्टिकली कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट किस तरह होते हैं, टेस्ट किस तरह होते हैं, और हम फिर इस नतीजे पे किस तरह पहुंचते हैं कि ये कंट्रोल अच्छा है या कंट्रोल अच्छा नहीं है। अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो हम उस कंट्रोल पर रिलायंस करेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि यार मैं अपना काम खुद करूंगा एज एन ऑडिटर, मैं किसी क्लाइंट के बंदे पे रिलायंस शो नहीं कर रहा हूँ। प्रिलिमिनरी एनालिटिकल, ये भी थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन जस्ट ब्रीफली इसको मैं टच अपॉन करूंगा कि अगर इस साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पिछले साल की रिजल्ट से कंपेयर करूं ताकि मैं थोड़ा ट्रेंड देख लूं कि पिछले साल से इस साल क्या चेंजेस आई है, तो क्या मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि हाँ अगर कोई नई चेंजेस आई होगी तो उसमें एक रिस्क ये है कि अकाउंटेंट ने उसकी अकाउंटिंग गलत की होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10 बिल्डिंग जो है ना वो किराए पे ली है, सो हो सकता है कि मैंने उस पे लीज अप्लाई ही ना किया हो जो हमारा IFRS 16 है। अगर मैंने इस दफा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हो सकता है कि मैंने अंडर IFRS 15 उसकी अकाउंटिंग सही नहीं की हो। अगर इस साल फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सेल्स मेरे डबल हो रहे हैं और शेयर होल्डर्स भी बड़े खुश कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे मैं देख लूं तो मेरे रिसीवेबल्स जो है ना, सॉरी उल्टा बोला मैंने कि मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, डबल हो रहे हैं, और दूसरी साइड पर मैं थोड़ा देख लूं कि यार जो मेरा रिसीवेबल है वहां से तो मुझे पैसे रिसीव ही नहीं हो रहे, तो मेरे लिए रिस्क क्या है कि यार हो सकता है कि ये सेल्स फेक हो, फिक्टिशियस सेल्स इनवॉइसेस बुक्ड हो, और इसी तरह जो मेरे एसेट्स हैं उस पे भी जो है ना मेरा एक डाउट क्रिएट हो गया कि ये जो है ना एक्यूरेट नहीं है, इसकी वैल्यूएशन एजर्शन में रिस्क है। फिर से मैं थोड़ा टेक्निकल टाइम यूज कर रहा हूँ लेकिन जस्ट फॉर द ईज
प्रिलिमिनरी एनालिटिकल में मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँगा, इस साल के फाइनेंशियल्स के लाइन आइटम को मैं पिछले साल से कंपेयर करूँगा, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि कौन कौन सी लाइन आइटम में कोई भी गड़बड़ हो सकती है, एरर हो सकता है, या अकाउंटेंट की कोई गलती हो सकती है। सैंपल डिजाइन, इसमें मैंने इनिशियली भी बताया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास रिसीवेबल का एक लिस्ट आता है, 100 रिसीवेबल्स हैं। ऑडिट फर्म में किसी को भी नहीं आता कि आपने कौन कौन सा आइटम सेलेक्ट करना है। नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं कि एक्सेल में एक फिल्टर होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, कि किस रिसीवेबल के सबसे ज्यादा बैलेंसेस हैं, उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको सॉर्ट कर लेता हूं, और 60% जो पॉपुलेशन है उसको मैं सेलेक्ट करके प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लग जाता हूं, विच इज नॉट द राइट वे। सैंपल डिजाइन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सबसे पहले यू शुड नो कि सैंपल सेलेक्ट किस तरह करना है और कितना सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना आपने जहन में रखने हैं। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन रिसीवेबल है और 20 जो है ना मेरे कस्टमर्स हैं। एक कस्टमर से 90 मिलियन रिसीवेबल है और जो रिमेनिंग 19 कस्टमर है उससे 10 मिलियन रिसीवेबल है। तो क्या मैं क्या करूं कि बस रैंडम बकेट में हाथ डालूं कि कोई भी जो 10 मेरे हाथ में आ गए तो मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा? नहीं। ऑब्वियसली मुझे पॉपुलेशन को जो है ना स्ट्रेटिफाई करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे वो स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगा सैम्पलिंग पे। प्रैक्टिकली क्यूरेटिकली तो आपने ये देखा होगा कि यार सैंपल साइज है क्या, कितने टाइप्स हैं सैंपल सेलेक्ट करने के, बट प्रैक्टिकली आपको ये जरूरी है कि इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। सैंपल कैलकुलेटर होता है कि आपने कितना सैंपल सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग कैलकुलेटर आपको कह रहा है कि 5 सैंपल सेलेक्ट कर लो। सेकेंड स्टेप ये है कि कौन कौन सा बैलेंस या कौन कौन से कस्टमर के रिसीवेबल्स मैंने टेस्ट करने हैं। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। सो उसके लिए फिर एक और टूल यूज होता है, वो किस तरह आप अप्लाई करोगे, मतलब आंखें बंद कर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग है, हैफेजर्ड सैम्पलिंग है, ठीक है, ब्लॉक सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। आप कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके वो सैंपल साइज, सब्सटैंटिव वर्क पेपर्स जिस पे मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा वो सब्सटैंटिव वर्क पेपर है, वो क्या है? ये मैंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम मेंशन किए हैं। अगर आप पीएनएल को देखेंगे सबसे ऊपर का होगा रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे सो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर इक्विटी। हमने जो सेकंड स्टेज में रिस्क असेस किया होगा कि कौन कौन सी लाइन आइटम्स में ऑडिटर को लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ एनी एरर, हम अब क्या करेंगे कि उस रिस्क के लिए हम प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे। वो मैं जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स हैं एक एक का आपके सामने प्रैक्टिकली वर्क पेपर बनाऊंगा, कि आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपने डेटा कौन सा रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करने के बाद आपने वर्क पेपर किस तरह डिजाइन करना है। हर वर्क पेपर में हमारा एक टैब होगा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, कि क्लाइंट ने मुझे 100 मिलियन का ये ब्रेकअप दे दिया तो उसमें मैं सबसे पहले सैंपल किस तरह डिजाइन करूंगा। फिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कौन कौन से अजर्शन में रिस्क है। अजर्शन फिर से आपके लिए टेक्निकल वर्ड हो सकता है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से एरिया में रिस्क हो सकता है। वर्क पेपर्स पे मैं काम किस तरह करूंगा, जो मैंने काम किया है उसको मैं इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट करूंगा, ताकि मेरा वर्क पेपर कल कोई और बंदा रिव्यू करे तो उसको पता चले कि इसने ये एविडेंस जो एक्यूमुलेट किया है उसके लिए उसने कौन कौन सी प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा, मैं वर्क डन लिखूंगा, और फिर अपना कंक्लूजन भी मेंशन करूंगा कि इन प्रोसीजर्स के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम फेयरली प्रेजेंट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसमें हमारे जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बी एट IFRS 15 रेवेन्यू, उस पर अपना कोर पेपर बनेगा।
IFRS 16 लीजेस पे अपना बनेगा। किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल सुकूक्स में, टी बिल्स में, जो पाकिस्तानी बॉन्ड्स हैं उसमें, उस पे हम किस तरह प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। रेवेन्यू के साथ एक और चीज लिंक होती है, ट्रेड रिसीवेबल। इफ यू नो डबल एंट्री, सो डेटर्स डेबिट होते हैं और सेल्स क्रेडिट होता है। सो डेटर्स में कौन कौन सी अजर्शन में रिस्क हो सकता है, और उस रिस्क को कैटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए मैं कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अगर मैं परचेजेस कर रहा हूं तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट का हो सकता है, अंडर स्टेटमेंट का हो सकता है। ट्रेड पेबल्स यानी जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, उसमें रिस्क क्या होगा नॉर्मली, कंप्लीटनेस का हो सकता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको याद हो, 5 असर्शंस होते हैं बैलेंस शीट के, 5 होते हैं इनकम स्टेटमेंट के। सॉरी आपने नहीं पढ़ा, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर मेरा जो इन्वेंट्री है, जो मेरा स्टॉक है, उसमें क्या रिस्क है। जो हम कहते हैं कि एनआरवी टेस्टिंग करो। एनआरवी टेस्टिंग सिंपल अल्फाज में तो ये है कि सेल प्राइस को ईयर एंड पे कंपेयर करो विद योर कैरिंग वैल्यू, जिस पे आपने परचेज किया है, सिंपल अल्फाज में। तो आप ये सेल प्राइस कहाँ से निकालोगे, कौन से दिन का निकालोगे। कैश एंड बैंक, बैंक में जो मेरा पैसा है उस पर मैं कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बन गई है उसमें मैं कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, तो मैं देखूंगा कि यार वो 10 गाड़ियां एग्जिस्ट भी करती हैं, क्या वो कंप्लीट भी हैं, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी मेरे पास हैं। हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल स्टॉक टेक पे चले जाएं, फिक्स एसेट वेरिफिकेशन पे चले जाएं, आपको जो है ना वो 5 बिल्डिंग्स दिखा दे कि ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 बिल्डिंग्स आ रही हैं, आप देख लें, इंस्पेक्ट कर लें, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने ये भी इंश्योर करना है कि क्या उस पे कंपनी का राइट भी है या नहीं। पेरोल, जो सैलरीज होंगी उस पे हम किस तरह वेरिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस, कंपनी ने अगर लोन लिया है तो हर एक बंदा, बैंक जब लोन देता है तो उसके साथ कुछ कॉवेनेंट्स भी अटैच्ड होते हैं, क्या वो कॉवेनेंट्स ब्रीच तो नहीं हो रहे हैं, आपने एग्रीमेंट किस तरह पढ़ना है। इक्विटी, जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, नॉर्मली वो प्रेजेंट हो रहा होता है इन योर एनुअल फाइलिंग, फॉर्म ए, फॉर्म 9। इसके अलावा हर एक कंपनी के पास उसके फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे पहले, अब वो डिजिटल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, आपको टैक्स नोटिस आ रहे हैं, आपका जो है ना कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, सो हाउ ऑडिटर इंश्योर कि यार ये जो है ना सिर्फ कंटिजेंसी है, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं, दिस इज एक्चुअल क्लेम, यहाँ पे हमारी आउटफ्लो जो है ना प्रोबेबल है, पुट इट एज एन योर प्रोविजन। हम तो सिंपली थ्योरी में ये देखते हैं कि बस क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि 40% चांस है आउटफ्लो का। प्रैक्टिकली तो आपने डिटरमिन करना है कि हमारा आउटफ्लो का चांस कितना है। टैक्स वाले यार जो हमें डिमांड रेज हुआ है, कितना चांस है कि वो हमसे रिकवर भी कर लेगा। दैट्स द मेन ट्रिक। रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं। टैक्सेशन, एक तो करंट टैक्स है, एक और चीज है डेफर्ड टैक्स, जिसको अकाउंटेंट्स जिससे तंग होते हैं। उसके बाद लीजेस आई मेंशन्ड ऑलरेडी, और उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें सारे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं। वी हैव ओनली 15 मिनट्स, आई वुड ट्राई कि मैं इसको सम अप करूं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम पे जो भी वर्क पेपर बनेगा वो मैं एक दफ़ा आपके सामने खुद बनाऊंगा, और हो सकता है एक या दो मैं आपको एज अ होमवर्क भी दे दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपके सामने कैश एंड बैंक का वर्क पेपर बना रहा हूँ, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैश एंड बैंक में आपने क्लाइंट से कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट लेना है, फिर बैंक कंफर्मेशन डिज़ाइन करना है, कंफर्मेशन का फॉर्मेट क्या होगा, फिर हमने वो डिस्पैच करना है बैंक को, बैंक का हमें रिस्पॉन्स आएगा। एक ऑब्वियसली हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्क पेपर एक मैं बनाऊंगा और एक दो आपको होमवर्क दूंगा। सो 3 डेज हमारी क्लासेस होंगी। सो इंशाल्लाह 3 डेज जो आपको मैं होमवर्क दूंगा वो आप इफेक्टिवली मैनेज कर लोगे। गोइंग कंसर्न क्या है कि क्या एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब एक कंपनी है वो लॉसेस में डूबी है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस क्या है, कम है। थ्योरी में, पेपर में आपको मेंशन होता है कि इस कंपनी की जो है ना कैश पोजीशन भी बेहतर नहीं है, ना इसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको किस तरह डिटरमिन करोगे कि क्या कंपनी की एबिलिटी है भी या नहीं।
ये बड़ा जजमेंटल एरिया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी हमें कहे कि यार विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है ना वो हमें एक फाइनेंसिंग आ रही है, सो आप क्या आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लोगे? ऑब्वियसली आपके अपने भी कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो आप वेरीफाई परफॉर्म करोगे। जेई टेस्टिंग, जेई कंप्लीटनेस एक कोर कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का, कि अगर मैनेजमेंट खुद ही आपस में मिल जाए तो फिर वो इजीली फ्रॉड कर सकती है। जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री टेस्टिंग, कि जो एंट्री परफॉर्म हो रहा है या हो रही है, जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, उस एंट्री की रिकॉर्डिंग के टाइम पे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, किस टाइम पे वो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल लेजर एक्सट्रैक्ट कर लूँ और मुझे नजर आ जाए कि अच्छा सारी एंट्रीज तो इतवार के दिन रिकॉर्ड हो रही है, इतवार के दिन क्यों एंट्री हो रही है, इतवार के दिन तो हॉलीडे होता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंट्रोल्स हैं एंट्री पे वो कंप्लीट नहीं है। इसके बाद ये मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि ये किस तरह करते हैं, कौन सी एंट्रीज को हमने सेलेक्ट करना है, ईयर एंड वालों को करना है, ईयर एंड के बाद वालों को करना है, जेई कंप्लीटनेस क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब्सीक्वेंट इवेंट चेकलिस्ट, सब्सीक्वेंट इवेंट पे भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं आईएफआरएस में भी एंड आइजाज में भी। क्या कोई इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? अगर एडजस्टिंग है तो फिर उसके साथ क्या करना है, तो आपने थियोरेटिकली देखा होगा। लेकिन जो सब्सीक्वेंट इवेंट है उसमें ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये थ्योरी नहीं है कि आपको दिया जाए कि सब्सीक्वेंटली कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना वो जल गया, अब उसको डिस्क्लोज करो। हमें क्लाइंट कभी नहीं बताएगा कि ये हो गया है साल खत्म होने के बाद। हमने खुद क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। हम बोर्ड मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्सिक्वेंट ईयर के इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम सिंपल गूगल भी कर सकते हैं कि यार ये लिस्टेड कंपनी है सब्सिक्वेंट टू द ईयर, कुछ हुआ तो नहीं है, कोई कस्टमर हमारा बैंकरप्ट तो नहीं हुआ। उसके बाद समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ऑडिट, हम उसको एक जगह पे समराइज करके प्रेजेंट करते हैं कि क्या वो मिसस्टेटमेंट्स हमारी मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड से एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इफेक्ट होगा हमारे ऑडिट ओपिनियन पर। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है कि जितनी भी जुबानी कलामी बातें क्लाइंट ने हमारे साथ की होती हैं कि हमारे कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, हमारे ऊपर कोई लीगल केसेस नहीं है, एज एन ऑडिटर या एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मैं खुद को सेव करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए मैं उनसे राइटिंग में भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। सो मतलब मैंने एज एन ऑडिटर अपना रिस्क किस तरह कवर करना है कि कल मैं फंस ना जाऊं, तो वो रिप्रेजेंटेशन लेटर में। सो इसके कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, इसमें ऑडिटर जो है ना खुद अपना रिस्क किस तरह कवर करता है। गोइंग कंसर्न वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद जो ड्यूरिंग द ऑडिट मेजर फाइंडिंग्स होती हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं बोर्ड लेटर में विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा जो डिफिशेंसीज होती हैं कंट्रोल्स में, जहाँ पे कंपनी खुद इंप्रूव कर सकती हैं, वो हम कम्युनिकेट करते हैं टू द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट लेटर। और फाइनली जो हमारे पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट होता है या इंटरनेशनली उसका फॉर्मेट क्या है, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि अच्छा अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ये, मतलब अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो क्वालिफाई करो, अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन दे दो। लेकिन उसकी प्रैक्टिकली फॉर्मेट कहाँ पे है? पाकिस्तान में वो है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018 में उसने हमें फॉर्मेट दिया है फॉर नॉर्मल कंपनीज। और अगर हम एनजीओज की बात करते हैं सो वहाँ पे जो है ना ATR 17 वहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल है। तो मतलब डिफरेंट जो आपने पढ़े होंगे कि की ऑडिट मैटर क्या है, फेसेस ऑफ मैटर क्या है, अदर मैटर क्या है, गोइंग कंसर्न का पैरा कब आएगा। आई नो कि आपको ये पता होगा, अगर पता भी नहीं भी है सो ये मैं बता दूंगा कि आपने ये पैराज कब यूज करने हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये जितनी भी मैंने वर्क पेपर्स बताए हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिज़ाइन करेंगे। मैं पहले खुद बनाऊंगा, उसके बाद आपसे भी बनवाऊंगा, और इंशाल्लाह इस तरह हमारा सेशन चलता जाएगा। नाउ आई वुड
इनवाइट यू कि अगर आपके कुछ सवाल हों सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप अच्छा जी, शिराज अल्ताफ का सवाल है। वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी शिराज। अच्छा अच्छा सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव ऑलरेडी completed my masters in finance and I have already completed and I am a ACCA finalist now. Right now I ओके। have only a one paper two left to be a qualified now. अच्छा सर, बेसिक मेरा क्वेश्चन ये राइज है, मैंने भी बेसिकली ऑडिट में, अब राइट नाउ मैं तो टैक्स में हूँ और इससे पहले मेरी आर्टिकल्स थी ऑडिट में ना, ठीक है। हारून जकरिया। अच्छा सर, ओके। मैंने जो फेसिस किया था ना, यही मुझे सब्सटेंटिव्स जो सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो बेसिकली हम्म। हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो हम लोग जो परफॉर्म करते हैं एज पर द आइजा 520, जी। मुझे इसमें ये प्रॉब्लम रेज हुई थी कि जब मैं, ऑब्वियसली बात है, जब मैं कंक्लूजन में कर रहा था तो मैंने उसका रेशोज दे पे मैं जब मैं कंक्लूड कर रहा था तो मेरा ये हुआ था कि मेरी सेल्स तो इंक्रीज हो रही थी लेकिन और फिक्स एसेट मेरे इंक्रीज नहीं हो रहे थे। और जब मैंने तो जब अपनी मुझे ये जरा आप कॉन्सेप्ट बता दें, क्योंकि सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है और मेरे फिक्स एसेट जो है प्रॉपर पीपीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उनमें कोई सफिशिएंट वो नहीं हो रही है, इंक्रीज एडिशन नहीं है। क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है, जब मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही तो कुछ में एडिशन तो हो ना मेरी पीपी में, कोई न्यू अपग्रेडेशन। मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक तो करंटली आई डोंट नो कि आप किस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे थे, लेकिन जो रीज़न मेरे जहन में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके फॉर एग्जांपल वो दो गाड़ियां हैं और उसने वो गाड़ियां जो है ना रेंट आउट की हैं। सो आप कह रहे हो कि पिछले साल से उसका रेवेन्यू जो है ना डबल हो रहा है, तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि पहले गाड़ियां एक शिफ्ट में काम करती थी 12 आवर्स में, अब जो है ना 24 आवर्स की शिफ्ट में काम कर रही है। इस तरह अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं जो है ना पहले अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज या एग्जॉस्ट नहीं कर रहा था, अब मैं जो है ना अपनी यूटिलाइजेशन जो है ना वो मैं क्वांटिफाई की है। सो दीज आर द टू पॉसिबल रीजंस। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि पिछले साल मैंने जो है ना एसेट्स मेरे दो ही थे, इस दफ़ा भी दो है, लेकिन मेरा एक प्लांट जो है ना वो बंद था, इस दफ़ा जो है ना वो मेरे दोनों प्लांट जो है ना ऑपरेशनल है। सो ये पर स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड मतलब बेसिकली रिटेल से है। मेरी है भी एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है। और बैकग्राउंड मेरा रिटेल का है, मैंने फाइनेंशियल ऑडिट को खास टच नहीं किया, ठीक है। तो इसमें मतलब मुझे क्या चीजें जो चीजें आपने बताई, क्योंकि रिटेल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी ग्रिप है वो मतलब मुझे वो ऑलमोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो खास। लेकिन अब मैं फाइनेंशियल में एंट्री मारना चाह रहा हूँ, लेकिन ना मतलब एसीसी और सीए मतलब ना तो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है, और ना मतलब जॉब के साथ हूँ। लाइक इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो कि इतने को बहुत मुश्किल है कि उनके लिए टाइम। तो क्या ये चीज मतलब मेरे लिए वो हेल्प आउट होगी, मुझे ये किस तरीके से हेल्प आउट करेगी, मुझे थोड़ा सा इस वाले से गाइड कर दे। खुद अपना रिटेल बिजनेस रन कर रहे हैं या किसी आप रिटेल बिजनेस में अकाउंटेंट हैं? नहीं नहीं सर, मेरा रिटेल ऑडिट का एक्सपीरियंस है। रिटेल ऑडिट में मैंने तकरीबन को 5 साल अच्छा। गुजारे हैं पाकिस्तान। और मतलब रिटेल ऑर्डर में मेरी अच्छी खासी गिरफ्त है, ठीक है। तो वहां पे तो मैंने मतलब ठीक बहुत है। अच्छा कंपनी ने बड़ा अच्छा डिलीवर करके दिया है। हम्म। लेकिन अब फाइनेंशियल में ना ठीक एसीसी है। और सीए मतलब ना मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, और मतलब अगर जॉब में मैं 9 to 6 वगैरह में, तो वो ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं प्रॉपर टाइम दूँ वो। और एक तो फीसेस वगैरह भी मतलब जितनी महंगाई है वो बड़ा मुश्किल है अफोर्ड करना। लेकिन हम्म। फाइनेंशियल की तरफ अभी मैं तकरीबन हूँ, तो मुझे 6 एक महीने में मैं अकाउंट्स में जॉब कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि फाइनेंशियल ऑडिट में आने से पहले मुझे ये पता हो कि ये चीजें काम कैसे करती है, मैं फाइनेंशियल बनते कैसे हैं। क्योंकि रिटेल में तो मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया होगा, तो मैं फाइनेंशियल की तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये कोर्स कितना हेल्प आउट करेगा, ये किस तरीके से, क्योंकि अभी आपने जो फाइनेंस आपने तकरीबन ये जो अपना जितना भी 1.5 घंटे का लगता था, उसमें सिर्फ आपने ऑलमोस्ट फाइनेंशियल को ही टच किया। इनमें से ऑलमोस्ट 90% चीजें मेरे ऊपर से मतलब नहीं, मुझे को खास आइडिया नहीं है।
अच्छा, मैं आपकी जो है ना क्लियरिफिकेशन कर लेता हूँ। एज यू राइटली मेंशन कि आपका एक्सपीरियंस है रिटेल ऑडिट में। अब जो सेक्टर्स मैंने इनिशियली बताए थे कि मैंने मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है, नॉट ओनली रिटेल सेक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, ऑयल एंड गैस भी है। सो एक आपको ये हेल्प आउट हो सकता है कि रिटेल के अलावा जितने मल्टीपल सेक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना डिफर कर सकते हैं स्लाइटली फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। एक ये इस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं आपको, इफ़ यू वांट टू मतलब स्विच योर करियर एंड यू वांट टू जॉइन एनी ऑडिट फर्म विदाउट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन। सो अगर आप प्रैक्टिकली ऑडिट आपको आता है, सो आपके चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द आइज ऑफ एम्प्लॉयर जो है ना वो बढ़ जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको अच्छा ऑडिट आता है सो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप जो है ना अच्छे फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी होंगे, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ ऑडिट करना नहीं सिखाऊंगा, आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना किस तरह है। सो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिससे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम देट, इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड, सो अगर आपका कोई जानने वाला हो अब्रॉड में जो फर्म में हो और वो आपसे रिक्वायर कर रहा हो कि अगर आपके पास ऑडिट एक्सपीरियंस है सो यू कैन जॉइन, सो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प आउट कर सकता है। आई होप यू हैव गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू। जी सर, इसके अलावा वलीद सुलेमान का सवाल है। जी वलीद। वही सर वही मेरा सब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा जी प्लीज। हाँ जी, एक्चुअली मेरा ये सवाल था कि सपोज अब मैंने मुझे अकाउंटिंग का सिस्टम पता है और मैं अकाउंटिंग फर्म में काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑडिट कभी नहीं किया, वरना मुझे ऑडिट का इतना पता, जैसे आप बता रहे थे कि परसुएसिव और वो सब होता है, वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उसका। तो क्या आप बिल्कुल जैसे बिगिनर होते हैं वैसे सिखाएंगे, या हमें कुछ पता होना चाहिए ऑलरेडी पहले? वो मैंने मेंशन भी किया कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग का अगर पता है, बेसिक अकाउंटिंग का, सो मैं इस तरह समझाऊंगा कि जो मेरी ऑडियंस है दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑडिट, दैट विल बी माय अप्रोच। जी साजिद लतीफ़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने एक चीज पूछनी थी, जो सीआईए सर्टिफिकेट है, ये इस कोर्स के साथ सिमिलर है कि वो एक डिफरेंट अप्रोच रखता है जो सर्टिफिकेट सीआईए? सॉरी, आपका सवाल मैं समझा नहीं। सीए सर्टिफिकेट के हवाले से जो आपको। सीआईए सर्टिफिकेट है सर, जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सीआईए जी जी। सर्टिफिकेट है, वो इस कोर्स के साथ सिमिलर है कि वो डिफरेंट एक चीज, एक अलग चीज है? वो अगर हम वो करें, जैसे उसके मैंने देखा स्टडी की है, वो 3 दिन तक के हम कर ले, अगर ये कोर्स हमारे लिए हेल्प आउट होगा उसको करने के लिए, या ये डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है? काइंडली उसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो मुझे एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं आपका सवाल जितना समझा हूँ, जो सीए सर्टिफिकेशन है, मतलब जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है सो उसके लिए उसको सीए सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जो 5-6 साल का जो है ना एक प्रोसेस होता है जिसमें वो 18 डिफरेंट पेपर्स में अपेयर होता है, और उसके बाद एक बॉडी है आई कैप के नाम से, वो उसको जो है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लेता है दैट यू आर अ क्वालिफाइड सीए मेंबर। अब आपका सवाल अगर ये है कि अगर मैं ये कोर्स करूं तो क्या उसके बाद मुझे सीए सर्टिफिकेशन में हेल्प आउट होगा, सो ऑब्वियसली यस। सीए आपको प्रिपेयर करता है टू बी अ गुड ऑडिटर, टू बी अ गुड अकाउंटेंट। सो अगर आप पहले से ही इस कोर्स में एनरोल हो जाते हो, प्रैक्टिकली सीख लेते हो कि ऑडिट किस तरह होता है, सो इंशाल्लाह इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट इन योर सीए सर्टिफिकेशन। जी, इसके अलावा अगर कोई सवाल हो सो प्लीज़ रेज योर हैंड। जी तो फैल खान साहब अनम्यूट कीजिएगा खुद को प्लीज। मिस्टर तुफैल खान। जी तो फैल। सर आपने अनम्यूट कर लिया हुआ है, आप बोल नहीं रहे।
मिस्टर तुफैल साहब, अगर आपकी आवाज़ पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन एड्रेस कीजिए। आई थिंक इनकी चलिए तरफ अगर से और कोई इंटरनेट का जी जी प्रॉब्लम जी है। मे एनीबॉडी भी एल्स? किसी और का कोई सवाल है तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में से किसी और का कोई सवाल? जी अरसलान। जी असलान साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अरसलान। सर मैं एसएससी स्टूडेंट हूँ सर। जैसे जी टेक्निकल की प्रोसीजर और वो सब कुछ अलग होता है यूके का, और पाकिस्तान का अलग होता है। इसी तरह ऑडिट जो है वो भी अलग अलग होगा या वो सेम, उसका सारा प्रोसेस प्रोसीजर वो सब सेम, लॉज रूल्स वो सब? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है अरसलान ने कि जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, जो सीए पाकिस्तान पढ़ता है, और जो सीए या ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ता है कोई एसीसीए स्टूडेंट यूके में, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? द आंसर इज कि ये बिल्कुल सिमिलर है। इनको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये दुनिया के जितने भी 80 टू 90% कंट्रीज हैं ऑडिट करना सीख लेते हो विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सो ऑब्वियसली you will be using the same standards to apply or conduct the audit in UK or any country around the globe। जी वीवो, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर करीम बख्श बात कर रहा हूँ फ्रॉम कराची। बेसिकली मैं सेक्टर से था, अभी 17 ग्रेड में अपॉइंट हुआ हूँ असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर। तो ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट में appoint हुआ हूँ सेक्टर के अंदर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो करवा रही है प्री ऑडिट, टीम कम होने की वजह से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, प्री ऑडिट में मुझे कितना हेल्प आउट होगा? जो आप ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाएंगे उसमें कितना हेल्प आउट हो जाएगा? आप काइंडली फ्री ऑडिट को थोड़ा एलिबरेट कर सकते हैं? फ्री ऑडिट का मतलब पैसों के बगैर ऑडिट? नहीं, प्री ऑडिट एक्ट होता है इंटरनल ऑडिट। प्री ऑडिट से ये होता है कि पेमेंट करने से पहले कोई भी फाइल्स आएगी वो आपने ऑडिट करनी है। इधर उसमें देखना है कि कंप्लाइंस ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो बना हो उसको फुलफिल किया भी है या नहीं किया। इसी तरह अगर कोई पेमेंट हो रही हम्म। है कॉन्ट्रैक्टर की, उसकी पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहा है, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो पेपरा का किया है या नहीं किया, या ऑडिट इसके अलावा अकाउंट्स फाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है नहीं किया है, बाईपास तो नहीं किया है। इस तरह की जो चीज़ें होती है प्री ऑडिट में कराती है, यानी कि कमर्शियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट से पहले एक प्री ऑडिट हो जाए। जी जी, मैंने आपका जी सवाल जी। सुन लिया था रिगार्डिंग फ्री ऑडिट। देखिए, जो हम इंटरनेशनल ऑडिट करते हैं ना, एज पर इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, क्या क्या उस हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने भी हैं या नहीं। अब आपको जो स्पेसिफिक ऑडिट है उसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि यार जो एग्रीमेंट था या जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या उस हिसाब से उसकी कंप्लाइंस। सो ऑब्वियसली इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्लाई करेंगे, वही प्रोसीजर्स, वही टूल्स आप जो है ना अप्लाई करोगे इन योर स्पेसिफिक फ्री ऑडिट। मतलब जो टूल्स हैं वो सिमिलर होंगे। इट डिपेंड्स कि आपने जो है ना उसको कौन से ऑडिट में यूटिलाइज करना है। वो एनजीओ का ऑडिट हो सकता है, फंड का हो सकता है, या स्पेसिफिकली जो है ना स्पेशल असाइनमेंट हो सकती है जहाँ पे जो है ना बैंक ने किसी को लोन दिया है, वो कहे कि चलो आप इसको ऑडिट करो। सो मेनली मैं आपको जो है ना वो फिशिंग सिखाऊंगा। ऑब्वियसली अल्टीमेटली ठीक। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको जो है ना फिशिंग सिखाऊं, बाकी तालाब में आपने जो है ना वो फिर खुद ही मछली पकड़नी है। आई अच्छा सर, होप मेरा आई हैव इसमें आंसर्ड। एक और क्वेश्चन रेज हो रहा था, ये रिक्वेस्ट भी है
जैसे अगर ऑब्जर्वेशन बना दे, आप उसके को या हिंट दे दिएगा ऑब्जर्वेशन बनाने में, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बना सकूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसके ऑडिट के लिए फाइल आएगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। क्योंकि आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उस हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टिप भी मिल जाएंगे ऑब्जर्वेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, जो ऑब्जर्वेशंस हम बनाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट में, सो वो हम सारे कम्युनिकेट करती हैं टू द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट लेटर, या हम बोर्ड लेटर में वो हम ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कंपनी की जो है ना चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं है, एक ही बंदा जो है ना वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, या फॉर एग्जांपल जो आपका वेयर हाउस है वहां पे जो है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आपका जो है ना रेगुलरली स्टॉक टेक कंडक्ट नहीं हो रहा, मंथ एंड पे आपकी जो है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन नहीं रही। सो ऑब्वियसली अगर आपको ऑडिट आता होगा, इफ यू हैव द नॉलेज एंड द स्किल्स टू परफॉर्म द ऑडिट, सो तभी आप इस पोजीशन में होंगे कि आप जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना वो आइडेंटिफाई करके आगे कम्युनिकेट कर लो। सो माय आंसर विल बी कि यस, बिल्कुल, these auditing techniques या these auditing procedures will obviously help you कि आप किसी भी engagement में solid points जो है ना वो highlight करके management को आगे present करें। I hope नहीं this सर, answer। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री, बट मैं ये कहना चाह रहा था कुछ पॉइंट्स आपके पास से आप हमें दे देंगे एंड में, जब आपके कंप्लीट ये कोर्स हो जाएंगे, भाई ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपने हम्म। कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे रिस्क देखना है, रिस्क की कितने काइंड्स होते हैं, इस तरह कुछ और मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं अच्छा एक्सपीरियंस अकाउंट्स फाइनेंस में, मूलर एंड फिफ्थ में भी रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहा हूँ काफी जगह। अब मैं ऑडिट में आ रहा हूँ, जिस तरह आपने अर्ज किया था कि एक होता है जादूगर, दूसरा होता है जादूगर, जादू को तोड़ने वाला, जी तो जी। जादूगर का तो सर जी मैंने कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जादू को तोड़ने वाला बनूं। माशाल्लाह सर, नॉर्मली मैं जबरदस्त। लोग सीट लेके बैठ जाते हैं, तो मैं ये नहीं बनना चाह रहा हूँ। मैं सीआईए के लिए भी मैंने बड़ी कोशिश कर रहा था, टाइम नहीं मिलता है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, फिर मैं परेशान था, मैंने कहा मैं कुछ करूँ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, तो इस वजह से मैंने इंशाल्लाह ज्वाइन सर किया। मैं आपको फुल फ्लेज एक रिस्क रजिस्टर, हम उसको कहते हैं, कि कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से कौन सा रिस्क अराइज होता है, और इस रिस्क को हमने जो है ना किस तरह एड्रेस करना है, उसके लिए स्पेसिफिकली मैं आपके लिए जो है ना एक डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह तैयार करूंगा, कि मेरे पास जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एटलीस्ट मैं किसी बंदे को आगे इम्पार्ट करूँ, बिकॉज दैट्स द थैंक यू। अल्टीमेट ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू। जी उबैदुर रहमान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका भी एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उबैद। सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि इफ समवन विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक्सपीरियंस, तो which audit skill should he develop to move from accounting professional to a audit and assurance professional? मतलब आप अगर सम अप करना चाहें तो क्या हम ऐसे स्विच कर सकते हैं? देखिए, एक स्किल जो बाइफरकेट करती है अकाउंटेंट्स को ऑडिटर्स से, कि ऑडिटर्स के पास जो है ना एक स्किल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो हर एक चीज को जो है ना क्वेश्चनिंग माइंड से जो है ना वो देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज इस तरह है तो उसको क्वेश्चनिंग, हर एक चीज को वो क्वेश्चन करता है, हर एक एविडेंस को जो है ना या डॉक्यूमेंट को वो क्रिटिकली इवेल्युएट करता है। सो इफ आई हैव टू गिव यू कि आप एक स्किल आपको जो डेवलप करना है, दैट वुड बी के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डेवलप करें। हमेशा इस तरह नेगेटिवली सोचे कि ये चीज जो है ना अगर इस तरह है तो इसमें एक्स वाई जी ये मसले हो सकते हैं। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट कि मुझे कौन से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इस तरह सीखने होंगे कि मैं अच्छी अकाउंटेंट से अच्छा ऑडिटर बन जाऊं, तो उसके लिए फिर शॉर्ट आंसर यही होगा कि आप जो है ना किसी भी प्रैक्टिकल सिमुलेशन बेस्ड ऑडिट में जो है ना इनरोल हो जाए, जो इंशाल्लाह करंटली हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये ऑफर कर रहे हैं, कि जो लोग 3.5 4 साल में ऑडिट सीखते हैं, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली 1 2 3 कंपनीज का जो है ना वो ऑडिट सिखाएंगे विद इन 2 to 3 मंथ 2 मंथ्स, और वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से।
So I hope this answers your question, उबैदुल। जी, इसके अलावा अगर किसी का सवाल हो तो प्लीज रेज योर हैंड। मेरे सर ये नोट्स अभी शेयर हो रहे हैं ना, ये वाले मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दिया है। सर मेरा नाम सईद है और मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एज ए सीनियर ऑडिटर हूँ। तो Okay. मेरा सवाल ये था सर कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई की दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, जी चीज़ें सब जो हैं वो ऑटोमेशन पे जा रही हैं। जी इसी तरह अकाउंट्स एंड फाइनेंस की बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं दिन ब दिन। तो आपको लगता है कि जी हमारा जो ऑडिट की जो फील्ड है शायद वो इससे असरअंदाज हो सकती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आई वुड लव कि मैं ये एक्सप्लेन करूं बहुत डिटेल में, लेकिन मैं ब्रीफली आपको ऑनेस्ट इसका आंसर दे दूंगा। द शॉर्ट आंसर इज यस, बिल्कुल। एजेंटिक एआई की दौर में, एआई फाइनेंस की दौर में, ईआरपी की दौर में बिल्कुल इफेक्ट पड़ रहा है ऑडिट फील्ड में। बट द मेन थिंग इज कि क्या ऑडिटर्स रिप्लेस होंगे? द शॉर्ट आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे कि पाकिस्तान में ऑडिटिंग राइट्स हैं क्वालिफाइड सीए के पास। ये राइट्स कभी भी किसी रोबोट के पास या एआई मशीन के पास नहीं होंगे कि एक कोई एआई जो है ना टूल वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर रही होगी। ये मैंने एक एस्पेक्ट कवर कर लिया, जो एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं या जो क्वालिफाइड सीए मेंबर्स हैं। सेकेंडली, प्रैक्टिकली जब मैं ऑडिट करता था इन 2021 या जब मैं अब ऑडिट करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई हैं। मतलब हमने जो है ना जो एआई टूल्स हैं उनको यूज़ किया है फॉर आवर ओन एडवांटेज। इसी तरह जो ट्रेनी है जो पहले मैन्युअली वर्क पेपर्स बनाता था, उसके बाद एक दौर आया वो एक्सेल में वर्क पेपर बनाने लग गया, और अब एक और दौर आ रहा है जहाँ पे वो और भी एडवांस टूल्स हैं जो एविडेंस हैं उसको अक्यूमुलेट कर रहा है। मैं प्रैक्टिकली अपना सिनेरियो बताऊं कि एक ऑडिट का क्लाइंट था जिसका 60 बिलियन रेवेन्यू था, जिसकी तकरीबन 2000 इनवॉइसेस थे। हमारे पास टाइम बहुत कम था। सो वो इंस्टेंस मुझे अभी रिकॉल कर रहा है, इट वाजंट दैट लॉन्ग अगो। मैंने जो है ना प्रैक्टिकली क्लाउड का यूज किया था कि मैं खुद ही जाके एक्यूरेसी इंश्योर करूं कि कितनी इनवॉइसेस थी और उसकी पोस्टिंग जीएल में किस अमाउंट से हुई थी और प्रैक्टिकली इनवॉइस पे कितनी थी। सो ऑब्वियसली एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं करेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अप टू डेट, और जितनी भी एडवांस टूल्स हैं आप टाइमली इनको इक्विप करो, इनको मास्टर करो। तो इंशाल्लाह वो लोग रिप्लेस होंगे जो अप टू डेट अपने नॉलेज एंड स्किल्स को जो है ना अपग्रेड नहीं करते, जमाने के हिसाब से नहीं चलते। सो या इसके अलावा अगर किसी का सवाल हो तो प्लीज पूछें, और उसके बाद मैं इसको वाइंड अप कर लेता हूँ। कंक्लूड करते हैं क्लास को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम ये कोर्स ले रहे हैं अल्लाह ताला उस मकसद का हसूल पूरा फरमाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑडिट सिमुलेशन कोर्स की क्लासेस जो हुआ करेंगी वो मंडे एंड ट्यूसडे को हुआ करेंगी। शाम को 6:30 से लेकर 8:30 या 8 PM तक क्लास का टाइम हुआ करेगा। वीक में 2 क्लासेस होंगी। और अब्दाल साहब फिजिकल क्लासेस यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद कैंपस से, और बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं ऑनलाइन जूम के थ्रू क्लासेस भी ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं करवाया उनसे गुजारिश है कि अपना एडमिशन प्रोसेस अपने रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन प्रोसेस करवा लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट मंडे को।